नमस्कार दोस्तों, अनटोल्ड स्टोरीज देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। जब भी आप अंडरवर्ल्ड के बारे में सुनते हैं या इसके कुख्यात अपराधियों के गैंगस्टर्स के बारे में सुनते हैं तो कई सारे सवाल दिमाग में आते हैं। आपके भी आते होंगे। कुछ सवाल इस तरह के कि आखिर मुंबई में ही क्यों अंडरवर्ल्ड पनपा, क्यों वहाँ पे ही इसे बढ़ोतरी मिली। क्या उस समय पर जो बाकी स्टेट्स थे भारत के जिनमें ऑर्गेनाइज क्राइम जो था वो चलता था, लगातार अभी भी होता आ रहा है, वो कभी भी मुंबई जितने एक अंडरवर्ल्ड जहां मुंबई में फैला उस तरीके के क्यों नहीं बन पाए। चाहे आप यूपी को देख लीजिए, पंजाब को देख लीजिए, दिल्ली राजधानी को देख लीजिए, हर जगह गैंगस्टर थे, लेकिन फिर भी मुंबई एक अपने आप में अलग मुंबई अंडरवर्ल्ड के नाम से क्यों जाना जाने लगा। साथ ही साथ कैसे शुरू हुआ मुंबई अंडरवर्ल्ड, किस तरह से गैंग वॉर्स जो थी वो शुरू हुई, कहाँ क्यों कैसे शुरू हुई, क्या इनके पीछे के कारण थे, कैसे मुंबई अंडरवर्ल्ड आगे अपना जो एक आज के टाइम पे आप एक उसको बहुत बड़े एक सब्जेक्ट की तरह, एक टॉपिक की तरह जो देख रहे हैं, वो आखिर ऐसा बना कैसे। सब कुछ आज आपको यहाँ बताने वाले हैं। आपके जितने भी क्वेरीज डाउट्स होने वाले हैं अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड, सब कुछ आपके सॉल्व हो जाएंगे। आपको काफ़ी ज़्यादा अहम जानकारियाँ यहाँ से आज मिलने वाली हैं। इसके अलावा कैसे जो पहला फेज़ था अंडरवर्ल्ड का, दो फेज़ रहे हैं, पहला हाजी मस्तान, वर्दा और करीम लाला, उसके बाद दाऊद इब्राहिम का जो दूसरा फेज़ आया। लेकिन पहला फेज़ जो था उसके गायब होने के पीछे सडनली क्या कारण थे, कैसे गायब हुआ, ये भी आपको बताएंगे। दाऊद इब्राहिम का राइज़ कैसे हुआ, क्यों दाऊद इब्राहिम का जो राइज़ के कुछ जो फैक्टर्स थे वो उसको बाकी गैंगस्टर्स से कैसे अलग बनाते थे, क्यों मनिया सुरवे, माया डोलस इस तरह के जो अपराधी रहे जो कि बहुत ज़्यादा आज के समय पर लोग उनके बारे में वीडियोस देखते हैं, उन्हें जानते हैं, उनका नाम हुआ उनके मारे जाने के बाद, ये कहाँ मिस आउट कर गए। क्यों दाऊद की तरह एक इस तरह का नाम नहीं बन पाया, हर जगह से एस्केप करके आज पाकिस्तान में जैसे दाऊद बैठा है तो ये कहीं पे क्यों सेफ जोन में नहीं रह पाए। क्या इसके पीछे के कारण थे। राजन का, छोटा राजन का और दाऊद इब्राहिम का डिस्प्यूट क्या था, कैसे ये दोनों पहले क्लोज एड बने, उसके बाद डिस्प्यूट इनका आया। क्या ईगो क्लैशेस की वजह से भी, ईगो की वजह से जो डिस्प्यूट है मुंबई अंडरवर्ल्ड में, जो गैंग वॉर्स हुई वो किस तरह से हुई। और साथ ही साथ में आखिर बाद में सरकारी महकमे ने, मशीनरी ने, पुलिस ने और कुछ पॉलिटिशियंस ने इस पूरे अंडरवर्ल्ड को ख़त्म कैसे किया। तो आप समझ गए होंगे इस इंट्रो से कि काफ़ी ज़्यादा अहम इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। सारे आपके जितने डाउट्स हैं वो सब आज क्लियर होने वाले हैं। एंड तक ज़रूर देखिएगा इस पूरे वीडियो को। और कोई भी क्वेरी जो मुझसे सोशल मीडिया हैंडल पर आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या जो नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ भी जाके अपने जो सुझाव हैं वो दे सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। दोस्तों, अनअकैडमी आपकी तैयारी को, एग्जाम प्रिपरेशन को हमेशा से आसान बनाता हुआ आया है और हमारी टीम का भी फोकस रहता है कि कैसे आखिर आपकी तैयारी को मजबूत बनाया जाए। तो आपकी इसी तैयारी को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीकली न्यूज एनालिसिस, करंट अफेयर्स के पीडीएफ्स, एनसीईआरटी नोट्स, समरीज और फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। और ये सभी कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही। देखिए, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन आपको हेल्प करेगी कि आपके जो करंट अफेयर्स हैं आप उसमें हमेशा अपडेटेड रहेंगे। साथ ही साथ में करंट अफेयर्स के पीडीएफ्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप सभी जानते हैं कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। इसके अलावा वीकली न्यूज एनालिसिस, देखिए देश दुनिया भर में क्या क्या चल रहा है, खबरों में क्या आ रहा है, इसकी अगर एक वीकली एनालिसिस आपको मिल जाए तो ये आप जानते हैं आपकी तैयारी को कितना अच्छा बना सकती है। और ये भी यहाँ पे आपको मिलने वाला है। साथ ही एनसीईआरटी नोट्स की समरीज भी यहाँ आपको मिल जाती हैं, यानी कि आपका टाइम तो बचेगा ही, साथ ही साथ में आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद प्रॉपर फैक्ट्स भी यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके अलावा जिनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, जो है आपके प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, ये भी आप यहाँ अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सिर्फ करना ये है कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करते ही आप ये सारी ही चीजें अवेल कर सकते हैं। और यकीन मानिए ये आपका एक बहुत ही बड़ा और बेहतर स्टेप होगा अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे अपने एपिसोड में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर मुंबई ही क्यों, अंडरवर्ल्ड मुंबई में ही क्यों बना। देखिए, मुंबई जो है, जब बॉम्बे था, शुरुआत से ही, आज़ादी के पहले से भी देखा जाए तो हमेशा से जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए एक चुंबक की तरह रहा है, एक मैग्नेट की तरह रहा है। आज़ादी के पहले चाहे आप अरब कंट्रीज़ के लोगों को देख लीजिए, पोर्चुगीज़ जो बाद में आके यहाँ पे रोमन कैथलिक्स बने, उन्हें देख लीजिए, ये सभी मुंबई आते थे। बॉम्बे इनका आना होता ही होता था। आज़ादी के बाद जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स थे काफ़ी सारे, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ से काफ़ी सारे लोग माइग्रेट करके बॉम्बे जाते रहे, वहाँ पे शिफ्ट होते रहे अपना कामकाज चलाने के लिए, क्योंकि बॉम्बे फाइनेंशियल कैपिटल बन चुका था। इसी की वजह से वहाँ पे एक मेजर ट्रेडिंग हब बना, काफ़ी बड़ा ट्रेडिंग हब, काफ़ी बड़ा एक पोर्ट बॉम्बे को माना जाता था भारत का।
यहाँ तक कि माइग्रेंट्स की अगर बात करें तो 50% ऐसा एक आंकड़ा आया था जिसके हिसाब से बताया गया था कि 50% पॉपुलेशन जो बॉम्बे की थी और जो है वो जो इमिग्रेंट्स हैं, जो माफ़ करिएगा, जो माइग्रेंट्स हैं उन्हीं से बनी है। तो ये सारी चीज़ें मुंबई को एक तरह से लोगों का एक काफ़िला जो आता गया यहाँ पे मुंबई में, उसकी वजह से एक अंडरवर्ल्ड बनने में भी इसका काफ़ी अहम रोल रहा है। अब ये कैसे रहा है ये आपको बताते हैं। देखिए, मुंबई क्योंकि एक बहुत बड़ा पोर्ट था, अरेबियन सी इसे कनेक्ट करता था इंटरनेशनल बॉर्डर्स के साथ में, जिसकी वजह से जो शिपिंग थी जो कि स्मगलिंग में बाद में तब्दील हुई, छोटे छोटे गैंग्स जो थे उन्होंने यहाँ पे अपना काम शुरू किया, और इसी के साथ इलीगल एक्टिविटीज़ जितनी भी, जैसे लिकर है, शराब है, अवैध शराब का धंधा, गुड्स का, सर्विसेज का जो स्मगलिंग है, ड्रग्स की स्मगलिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शुरुआत से ही शुरू हो चुकी थी, चालू हो चुकी थी। और मुंबई जो है एक ऐसी स्ट्रैटेजिक लोकेशन बन गया था ऐसे स्मगलिंग के लिए, इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए। इसी के तहत यहाँ पे जितने भी छोटे गैंग्स आए, अलग अलग जो लोग यहाँ पे आते थे, मुसाफिरों से रात में लूटपाट करते थे, उसके बाद चाकू एक वहाँ पे उनका मेन वेपन होता था। उस समय पर बंदूक इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई थी मुंबई अंडरवर्ल्ड में। ये हम आपको बात बता रहे हैं जब आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद के कुछ सालों तक, करीबन 55 के आसपास की बात है। तब तक बंदूक इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई थी, सिर्फ चाकू को एक तरह से वेपन की तरह यूज़ किया जाता था। और इसके बाद ये जो पावर और प्रॉफिट का एक खेल है, उसमें मुंबई के जो गैंग्स हैं छोटे छोटे, वो पढ़ते गए, बाद में जाके ऑर्गेनाइज क्राइम की एक ऐसी सिटी बना जिसको बाद में मुंबई अंडरवर्ल्ड के नाम से जाना जाने लगा। अब बात करते हैं आगे बढ़ने से पहले कि आखिर उस समय पर या आज भी मुंबई के अकॉर्डिंगली, उससे उसके कंपैरिजन में ऐसी कौन से शहर थे जहाँ पे गैंग्स भी थे, ऑर्गेनाइज क्राइम भी था, लेकिन फिर भी वो क्यों मुंबई अंडरवर्ल्ड जिस की तरह नहीं बन पाए। पहले बात करते हैं दिल्ली। देखिए, राजधानी भारत की, गैंग वॉर्स की, एक्सटॉर्शन की, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स की, पॉलिटिकल नेक्सेस, पॉलिटिकल रिलेशंस की एक हिस्ट्री रही है यहाँ पे दिल्ली में। काफ़ी सारे गैंग्स यहाँ पे देखने को मिले, जिसमें जितेंद्र गोगी गैंग, नीरज भवाना गैंग, मंजीत महल गैंग, राजेश भारती गैंग, ये सारे गैंग्स यहाँ पे ऑपरेट करते थे। साथ ही साथ में अगर आप ये देखें कि रियल इस्टेट सेक्टर जो है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ा, मुंबई की तरह ही दिल्ली में भी। और इसके अलावा जो माइग्रेंट्स थे अलग अलग शहरों से, अलग अलग स्टेट से आने वाले और दिल्ली में अपना बसेरा बनाने वाले, इनकी भी सेम इसी तरह सिमिलैरिटी मुंबई के साथ में रही। लेकिन दिल्ली के पास समंदर नहीं था। समंदर जो मुंबई के पास था, जिससे इलीगल एक्टिविटीज़, जो स्मगलिंग है, जो ट्रेड था, इलीगल ट्रेड, वो वहाँ किया गया और मुंबई को यही दिल्ली से अलग बनाता है। दूसरी अगर आप बात करें पंजाब की, पंजाब में जो गैंगस्टर्स हैं वो आज के टाइम पे आप उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन पंजाब अंडरवर्ल्ड के अंदर, पंजाब जो क्राइम था उसके अंदर सबसे पहला एक तरह से जो गैंगस्टर्स से काफ़ी सारे आए, लेकिन एक बहुत ही नामी गैंगस्टर हुआ सुक्का खालून। सुक्का खालून गैंगस्टर, उसके बाद उसका गैंग बाम्बिया गैंग, लॉरेंस बिश्नोई का गैंग, जग्गू भावनपुरिया का गैंग, ये सारे जो गैंग्स थे ये भी पंजाब में रहे। लेकिन पंजाब, चाहे आप राजस्थान की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, इन सभी के पास में किसी के पास रियल एस्टेट की जो सेक्टर था वहाँ पे उतना बूम नहीं था जो मुंबई को शुरुआत से ही मिला। उसके बाद पॉलिटिकल रिलेशन कहीं पे बहुत ज़्यादा थे गैंगस्टर्स के, जिसकी वजह से वो उसके इन्फ्लुएंस में आते हुए उस तरह से मुंबई अंडरवर्ल्ड तरह का कोई एक जगह जो थी वो नहीं बना पाए। लेकिन यहाँ पे अगर राजस्थान की बात की जाए, आनंदपाल गैंग, राजू तेहट गैंग, बिश्नोई गैंग, नेहरा गैंग, ये सारे वहाँ पे भी रहे, लेकिन कभी भी बॉम्बे अंडरवर्ल्ड जैसा ये ऑपरेट नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश एक मेन यहाँ पे स्टेट बताई जाती है जहाँ पे क्राइम जो था, ऑर्गेनाइज क्राइम जो था, उसको शुरुआत से ही देखा गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसी ही जगह जहाँ पे एक तो डिफरेंट रीजन्स हैं, अलग अलग जगह हैं, क्षेत्र हैं, और उनके अलग अलग गैंग्स और गैंगस्टर्स हैं। लिकर माफिया, शराब माफिया, रेत माफिया, जो इलीगल सैंड माइनिंग माफिया होता है, ये सभी यहाँ पे फैले रहे। यहाँ तक कि कैटल स्मगलिंग माफिया भी यहाँ पे था उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये इतना बड़ा राज्य है कि उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग रीजन्स में ये जो गैंग्स थे वो कभी उस पूरे राज्य में एक वर्चस्व कायम नहीं कर पाए। और सेम चीज़ ये हुई राजस्थान के साथ, सेम ये चीज़ हुई पंजाब के साथ, क्योंकि पंजाब में नंबर ऑफ़ गैंग ज़्यादा थे, एरिया कम था। ये स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन मुंबई एक शहर है और शहर में कई बार ऐसे दौर आए जब कुछ ऐसे गैंग्स बने, जिसमें दाऊद इब्राहिम का गैंग भी शामिल था, करीम लाला का पठान गैंग शामिल था, जिन्होंने उस पूरे शहर के ऊपर कब्जा किया। और मुंबई क्योंकि फाइनेंशियल कैपिटल था, हमेशा लाइमलाइट में रहता था, तो इस वजह से वो जो मुंबई अंडरवर्ल्ड है, ये टर्म यहाँ से ईजाद हुआ कि फेमस जो हुआ वो मुंबई अंडरवर्ल्ड हुआ। ये सारी चीज़ें रहीं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो काफ़ी सारे गैंगस्टर्स का नाम शामिल है, कई सारे माफिया रहे, जिसमें अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, मोहम्मद शहाबुद्दीन, श्री प्रकाश शुक्ला,
पहली बार AK-47 चलाने वाला, ये सारे गैंगस्टर्स रहे उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो फिर भी मुंबई अंडरवर्ल्ड की तरह कभी भी उसे देखा नहीं गया। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि शुरुआत से ही जब ये गैंगस्टर्स शुरू हुए हैं, एक तो इनका शुरुआत जो थी वो लेट थी। 70 के दशक के अंत तक आते आते ये जो गैंगस्टर्स थे वो एक्टिव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में, अलग अलग रीजन्स में, वेस्टर्न यूपी में, ईस्टर्न यूपी में। और 70 के दशक को अगर आप देखें मुंबई के लिहाज से, तो मुंबई में उस समय पर सेकेंड फेज़ शुरू होने लगा था अंडरवर्ल्ड का। पहला जो फेज़ था हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदराजन का, यूसुफ पटेल का, ये सब खत्म होता जा रहा था उस समय तक। तो मुंबई तो पहले ही एक पूरा फेज़ देख चुका था अंडरवर्ल्ड का, ऑर्गेनाइज क्राइम का। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये सब 70 के एंड में शुरू हुआ। इसके साथ ही हमेशा से ही पॉलिटिकल एम्बिशंस देखने को मिले उत्तर प्रदेश के सारे गैंगस्टर्स के, कहीं ना कहीं पार्टीज़ के साथ रिलेशन, पॉलिटिक्स के साथ रिलेशन, पॉलिटिशियंस के साथ में, माफ़ कीजिएगा, एक इस तरह का कॉम्बिनेशन देखने को मिला पॉलिटिकल और क्रिमिनल नेक्सस का, जहाँ पे अगर कोई गैंगस्टर्स बहुत ज़्यादा क्राइम कर रहा है तो उसको दबा भी दिया जाता था, एनकाउंटर भी उसी हिसाब से होते थे। और एक ऐसा फेज़ भी देखने को मिला कि जब पॉलिटिशियंस ने गैंगस्टर्स को अपने अकॉर्डिंगली, अपने काम के अकॉर्डिंग यूज़ किया। श्री प्रकाश शुक्ला का एक बहुत बड़ा इसमें केस सामने आता है। तो ये कुछ कारण रहे कि एक तो लेट शुरू होना 70s के एंड तक, और दूसरी चीज़ जो पॉलिटिकल एम्बिशंस थे वो सारे ही गैंगस्टर्स के, माफिया के हमेशा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वहाँ पे राजनीति कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में धरती में एक तरह से उसकी मिट्टी में समाई हुई है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसकी वजह से कभी भी मुंबई अंडरवर्ल्ड के पैमाने पर इसे नहीं देखा गया। काफ़ी लोगों के सवाल थे कमेंट सेक्शन, जब हमने अपना देखा तो काफ़ी लोग, आप लोग पूछते हैं कि मुंबई अंडरवर्ल्ड जैसे बाकी जगह क्यों नहीं बन पाई। तो उसका यही पूरा एक ब्यौरा है जो हमने अभी आपको दिया। आगे बढ़ते हैं, वापस से मुंबई पर आते हैं। मुंबई में इन सब गैंगस्टर्स की, इस अंडरवर्ल्ड की शुरुआत आखिर कैसे हुई? तो देखिए, शुरुआत की बात करें तो 1947 आज़ादी हुई भारत की। भारत जब आज़ाद हुआ, इसके बाद पार्टीशन भी हुआ। इस समय पर बहुत ही बड़ी डिमांड एक जनरेट हुई थी, एक बहुत ही ह्यूज डिमांड जनरेट हुई गोल्ड की और फॉरेन करेंसी की। ब्लैक मार्केटिंग शुरू हुई। इस ब्लैक मार्केटिंग के चलते काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इसका एडवांटेज लेना शुरू किया, क्योंकि शिपिंग पोर्ट भी था, स्मगलिंग ये लोग कर सकते थे। और स्मगलिंग करते थे ये लोग गोल्ड की, अलग अलग कंट्रीज से, दुबई से। ऐसे कई सारे सामान थे, घड़ियाँ, ट्रांजिस्टर, टीवीज़ जिसमें इनको मंगवाया जाता था यहाँ पे, वॉचेस, और इनके बाद इनकी स्मगलिंग की जाती थी, अलग अलग जगह पे इन्हें दिया जाता था। उस पर काफ़ी सारा कमीशन भी खाते थे ये लोग, और इलीगली स्मगलिंग करके लाते थे तो डायरेक्ट इनको मुनाफा होता था, कस्टम ड्यूटी बचाते थे। इस तरह के काम कुछ लोगों ने शुरू किए। इसके बाद एक 1949 में 49 और 52 में ये जो एक लिकर प्रोहिबिशन एक्ट लाए थे मोरारजी देसाई, तो ये यहाँ पे अवैध शराब जो थी उसकी बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि शराब के ऊपर रोक लगा दी गई थी। इसकी वजह से उसका राइस जो था वो भी बढ़ गया, इलीगल एक्टिविटी इस तरह की होने लगी कि जहाँ पे शराब को का जो अवैध शराब का कारोबार है उसमें इजाफा हुआ। तो ये जो प्रोहिबिशन लॉ था 1949 का, इसकी वजह से इसे भी बूम मिला यहाँ पे। लिकर डेंस बनने लगे मुंबई के अंदर। उसके बाद गैमलिंग शुरू हुई, गैमलिंग सिस्टम आया जिसको मटका, पहली बार जिस आपने नाम अगर सुना हो तो मटका के नाम से ये जो गैमलिंग सिस्टम था वो हुआ। तो अब जो लोग ऑपरेट कर रहे थे मुंबई में, जो अपना पाँव पसार चुके थे क्राइम जगत के अंदर, उन्होंने 2-3 तरह के अड्डे बनाने शुरू किए। एक था लिकर डेंस होते थे उनके, जिसमें शराब के अड्डे होते थे, अवैध शराब के। दूसरा इलीगल गैमलिंग के अड्डे होते थे। और तीसरा कुछ इस तरह के लोग जहाँ पे बहुत गलत एक्टिविटीज़ जो हैं, स्मगलिंग के चीज़ें रखना, इलीगल एक्सटॉर्शन करना, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे पनपने लगी थी। फर्स्ट फेज़ जो मुंबई अंडरवर्ल्ड का आया, उसे उसका एक टाइम पीरियड है, वो बताया जाता है 1940s के एंड से लेके 1980s के शुरुआत तक। ये जो फेज़ है करीबन 40 सालों का ये फेज़, जिसको 3 लोगों ने डोमिनेट किया पूरी तरह से। पहला हाजी मस्तान, दूसरा करीम लाला और तीसरा वरदराजन मुदालियर। ये 3 ऐसे लोग थे जो कि स्मगलिंग के धंधों में थे, बूटलेगिंग के धंधों में थे, गैमलिंग करते थे। इन 3 लोगों ने पूरे एक तरह से मुंबई अंडरवर्ल्ड के पहले फेज़ को डोमिनेट किया है, ये आप मान के चलिए। लेकिन इनके काम करने के तरीके कुछ अलग थे। इनका जो कोड ऑफ कंडक्ट था वो होता था, बहुत ही अच्छे कॉर्डियल रिलेशंस बना के रखते थे अपने सरकार के साथ में भी, पॉलिटिशियंस के साथ में भी, एक दूसरे के साथ में भी, और साथ ही साथ पुलिस के साथ में। तो 3 तरह की चीज़ें होती हैं जो एक गैंगस्टर को या एक इलीगल एक्टिविटी करने वाले आदमी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने लगती हैं। वो है कि वो संबंध पुलिस के साथ में, क्रिमिनल्स के साथ में, आसपास के अपने जो उसके कॉम्पिटिटिव राइवल्स हैं उनके साथ बना के रखे, उसके अलावा पॉलिटिशियंस के साथ बना के रखे। तो ये जो चीज़ें थी यहाँ पे इन तीनों ने की, जिसकी वजह से कभी भी मुंबई में इस दौरान में फर्स्ट फेज़ में
गैंग वॉर्स जो थे वो देखने को नहीं मिले। हालांकि शुरुआत इनकी इन्हीं में से एक जो हाजी मस्तान था उसके द्वारा की गई थी गैंग वॉर की शुरुआत। बंदूक को जब इंट्रोड्यूस किया गया था, गन को इंट्रोड्यूस किया गया था, गन कल्चर को मुंबई अंडरवर्ल्ड में। तो खैर ये जो लोग थे ये अपने लिमिटेड एक काम करते थे, एक तरह से बिजनेसमैन्स थे उस तरह के जो इलीगल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा संलिप्त हैं और अपने काम से काम रखते थे। फिल्म फाइनेंसिंग भी इन लोगों ने शुरू की और एक्सटॉर्शन जो है वो भी अंत में फर्स्ट फेज़ के शुरू होने लगा था। करीम लाला क्योंकि 1920s में अफ़गानिस्तान से जो कुन्नूर प्रोविंस है वहाँ से मुंबई आए थे, बॉम्बे डॉक्स पर इन्होंने ऑपरेट करना शुरू किया। हाजी मस्तान जो था और वरदराजन जो था, इन दोनों ने ये तमिलनाडु से आए थे, साउथ से आए थे और इसके बाद यहाँ पे बॉम्बे में आके सेम इनकी काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ थी। सेम आसपास के समय पर यहाँ आए, सेम ईयर में जन्म हुआ था और इसके बाद आप अगर देखें तो सेम तरह से ही हार्ट अटैक से ही शायद दोनों की मृत्यु भी हुई थी। दोनों ने ही कुली की तरह काम करना शुरू किया था, एक ने बॉम्बे डॉक्स पे, एक ने रेलवे स्टेशन पे। तो इस तरह से इनकी काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ देखने को मिली। मस्तान बहुत ज़्यादा फेमस अपना रहा क्योंकि उसकी जो सिल्वर की स्मगलिंग थी उसकी वजह से वो काफ़ी फेमस रहा। मस्तान की चांदी जो एक अलग, काफ़ी सारे वीडियोज़ में हमने बताया आपको ये चीज़। वरदराजन जो था वो मेनली जो गैम्बलिंग थी, मटका सिस्टम था, लेकर डेंस थी, उसके लिए जाना जाता था। उसने धारावी को एक तरह से बसाया वहाँ पे। जो एक उसका साउथ से जो आने वाले लोग थे उनका होल्ड था उसके पास में बहुत सारे। उसके पास जो बाहुबल आया वो उन्हीं लोगों की वजह से आया क्योंकि वो उन्हें वहाँ पे जाके बसाता जाता था। उसके बाद में बाहुबल जो था उसको अपना वर्चस्व कायम करने में काम में लेता था, उसको यूज़ करता था। हाजी मस्तान का उस समय पर एक राइवल था यूसुफ पटेल, जो कि पहले ये दोनों साथ में ही थे। ईगो क्लैश की भी हम बात करेंगे कि कैसे ईगो क्लैश ने मुंबई अंडरवर्ल्ड में गैंग वॉर्स को एक आग दी है, उसमें एक आग में घी डालने का काम किया है। तो खैर ये यहाँ से भी समझ में आता है कि एक पहले साथी था यूसुफ पटेल हाजी मस्तान का, बाद में एक कंसाइनमेंट के चलते, कुछ चीज़ों के चलते ये दोनों राइवल बने और यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था गन कल्चर, यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था गैंग वॉर सिस्टम ये जो आया। हाजी मस्तान ने दरअसल पाकिस्तान से कुछ शूटर्स बुलाए थे करीम लाला की मदद से और इसके बाद यूसुफ पटेल को यहाँ निशाना बनाया गया था, हालांकि उसमें बच गया था। लेकिन यहाँ से गैंग वॉर जो थी वो शुरू हो चुकी थी और ये हम आपको बात बता रहे हैं 1969 के आसपास, 1969 और 1970s की। अब बात करते हैं कि आखिर ये जो गैंग्स थे इनका करीबन 40 साल तक, 4 दशकों तक जो वर्चस्व कायम रहा मुंबई के अंदर, ये गायब कैसे हुए, ये डिसअपियर क्यों हो गए? देखिए इसका सबसे बड़ा एक कारण बताया जाता है इनके एज फैक्टर को, जो कि हर किसी के साथ में है और हर किसी के साथ में एक ना एक समय पर आना है, जो भी अपने राइज पर है और इस तरह की एक्टिविटीज़ में एज फैक्टर आया। उसके बाद नए जो गैंगस्टर्स थे, जो दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, शकील, अरुण गौली, तो ये सब जो थे वो जवान हो रहे थे, ये लोग बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे थे। तो एज फैक्टर एक बहुत बड़ा कारण रहा। इसके अलावा एक बड़ी चीज़ रही कि माइंड सेट का बदलना। हाजी मस्तान का अगर आप केस देखें तो 1975 की बात बताई जाती है, इमरजेंसी लागू हुई देश के अंदर, आपातकाल। कई सारे हाजी मस्तान जैसे, यूसुफ पटेल जैसे बड़े बड़े स्मगलर्स को भी जेल में डाला गया और उस जेल के दौरान कुछ लोग पॉलिटिशियंस के इन्फ्लुएंस में भी आए, कुछ लोगों ने अपना हृदय परिवर्तन होता हुआ देखा। जयप्रकाश नारायण जेपी का एक केस बताते हैं कि जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी मिले हाजी मस्तान से तो हाजी मस्तान उनसे इतना प्रभावित हुआ कि जेल से निकलने के बाद, इमरजेंसी के बाद, लेट 1970s में उसने अपनी एक पार्टी बनाई, पॉलिटिकल पार्टी बनाई, पॉलिटिशियन बन गया, सोशल वर्क करने लगा और इसके बाद अंडरवर्ल्ड से खुद को पूरी तरह से कट कर लिया था। वरदराजन मुदालियर के साथ उल्टा केस था। वरदराजन लगातार अंडरवर्ल्ड की उन एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन 1983 में, 1983 सन 83 के अंदर हुआ क्या कि वरदराजन मुदालियर हमेशा के लिए मुंबई से तमिलनाडु भाग गया। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि एक आईपीएस ऑफिसर आए थे, वाईसी पवार शायद उनका नाम था, अगर मैं याद अगर सही कर रहा हूँ तो। वाईसी पवार साहब ने क्या किया था कि वरदराजन मुदालियर के सारे जितने गैंग मेंबर्स थे, जितने उसके लिकर डेंस थे, इलीगल गैम्बलिंग के अड्डे थे, इन सब पर धावा बोला। उसकी प्रॉपर्टीज़ को अथॉरिटी ने सीज़ कर लिया था। सारे जो गैंग मेंबर्स थे उनको या तो एनकाउंटर कर दिया गया था या फिर इम्प्रिजन कर दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था और इसकी वजह से 1983 में वरदराजन मुंबई छोड़ के हमेशा के लिए तमिलनाडु भाग गया, वहाँ पे जाके रहने लगा। बात की जाए करीम लाला की, करीम लाला के बारे में ये बताते हैं वो मुंबई में ही रहे, लेकिन जो अपनी लीडरशिप थी पूरे गैंग की उसे अब छोड़ दिया था, उसे ट्रांसफ़र कर दिया था अपने नेफ्यू समद खान को। समद खान जिसका बाद में जाके दाऊद इब्राहिम ने मर्डर किया था, कत्ल किया था। तो लेट 1970s की ये बात बताई जाती है जब अपने ट्रांसपोर्ट के, जो उनका ट्रैवल एजेंसी के और होटल के धंधे थे, उसको अब करीम लाला देखने लगे थे, अंडरवर्ल्ड से खुद को कट आउट कर लिया था। तो ये सारी चीज़ें रहीं जिसमें एक बड़ा पार्ट प्ले किया एज फैक्टर ने और माइंडसेट ने।
कि जो माइंडसेट चेंज हुआ इन सभी गैंगस्टर्स का। अब बात करते हैं कि आखिर ये जो दाऊद इब्राहिम है, ये सारे गैंगस्टर्स जब गए, नई पीढ़ी आई अंडरवर्ल्ड की, एक तरह से दूसरा फेज शुरू हुआ, दाऊद इब्राहिम का राइज क्यों हुआ? देखिए, दाऊद इब्राहिम के बारे में आपको पता होगा कि एक सीआईडी कांस्टेबल का लड़का था। डोंगरी में उसका बचपन जो था वो बीता। शुरुआत से ही बहुत ही यंग एज से एक्सपोज हो चुका था क्राइम के प्रति, इन्फ्लुएंस हो गया था क्राइम से, अपने आसपास उसी तरह के लोगों को देखता था। एक जो सेंट्रल मुंबई का ये जो डोंगरी इलाका है वो बहुत ही एक ऐसा एरिया माना जाता है जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों की कमी है, और उन कमियों को देखते हुए कमाने के जो ज़रिए थे वो इसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में दिखे। वहाँ पे पहुँचा, शुरुआत से ही उसने चोरी करना, डकैती डालना, इस तरह की चीज़ें, छोटे मोटे क्राइम जो थे वो शुरू कर दिए थे। बीच में स्कूल छोड़ दिया। स्कूल छोड़ने के बाद एक लोकल वहाँ के पठान गैंग के साथ में एक गैंगस्टर काम करता है, बाशु दादा, जो खुद भी एक पठान था, उसका गैंग ज्वाइन कर लिया। और उसको ज्वाइन करने के बाद में अपना एक बाद में गैंग फॉर्म किया। वहाँ से जब एक डिस्प्यूट हुआ इन दोनों के बीच में, अपने भाई साबिर इब्राहिम कासकर के साथ, बड़े भाई के साथ में एक गैंग बनाता है। उसके साथ उसमें स्मगलिंग के धंधे में सबसे पहले लगता है, फिर एक्सटॉर्शन किया, उसके बाद ड्रग ट्रैफिकिंग भी करने लगा। ड्रग ट्रैफिकिंग का धंधा बहुत बड़ा था, जो अभी तक मुंबई अंडरवर्ल्ड में जो पहला फेज़ भी था उसमें कोई करता नहीं था। इस तरह की चीज़ जो थी ड्रग्स की, ट्रैफिकिंग की, वो चलती नहीं थी। ये दाऊद इब्राहिम के और बाकी उस एरिया, उस जो एरा के गैंगस्टर्स थे, इन्होंने शुरू की। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से चलती हैं। बाद में आप सभी जानते हैं कि मुंबई से दुबई भाग गया समद खान पठान के मर्डर के बाद। लेकिन फैक्टर्स क्या थे जिन्होंने दाऊद इब्राहिम के राइज़ में उसे मदद की? देखिए, दाऊद के बारे में ये कहा जाता है, काफ़ी सारे बड़े जर्नलिस्ट भी इसको मानते हैं, कि दाऊद को सही समय पर सही जगह और सही डिसीज़न लेना आता था। सही समय पर क्या सही डिसीजन लेना है, इस कला को एक तरह से वो जानता था। और ये काफ़ी बार देखने को मिलता है। चाहे आप 1986 में जब समद खान पठान को इन लोगों ने ख़त्म किया, इसके बाद में मुंबई पुलिस ने क्रैकडाउन किया डी कंपनी के दाऊद के पूरे गैंग पर। साबिर इब्राहिम कासकर की तो मौत हो ही चुकी थी। तो इन पर जब क्रैकडाउन करना शुरू किया, पकड़ना शुरू किया, तो ये वो टाइम समझ गया कि अब मुंबई में इसका रहना मुश्किल है, और वो सीधा यहाँ से दुबई भाग जाता है। इसके साथ ही आप अगर देखें तो छोटा राजन, लोगों को चुनना, छोटा राजन को उसने चुना, और उसका उस समय पर करीबी शकील हुआ करता था। लेकिन फिर भी जब दुबई गया तो उसके बाद उसने सबसे पहले छोटा राजन को बुलाया। क्यों? क्योंकि दुबई में काम सेटल करना था, पूरा डी कंपनी का एक स्ट्रक्चर बनाना था। तो कैसे सही डिसीजन लेने हैं सही समय पर, ये दाऊद इब्राहिम के साथ एक बड़ी चीज़ रही, और उसने सीढ़ियाँ बनाते हुए लोगों को वो आगे बढ़ाया। चाहे आप पहले वाशु दादा को देखिए, उसके बाद उसका जो मेंटोर रहा खालिद पहलवान, उसे देखिए, उससे कई सारे उसने टैक्टिक्स सीखी, टेक्निक सीखी, स्मगलिंग के बारे में सीखा। तो काफ़ी सारी चीज़ें उसने यहाँ से सीखी। उसके बाद में अंत में छोटा राजन को किस तरह से इस्तेमाल किया अपने डी कंपनी को एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर देने के लिए। तो दाऊद के साथ में ये एक सबसे बड़ी चीज़ रही। तो ये तो बात हुई अब दाऊद इब्राहिम की। लेकिन काफ़ी बार एक सवाल पूछा जाता है, ये सवाल है कि आखिर मन्या सुरवे, माया डोलस, इस तरह के गैंगस्टर जो बाद में अभी जाके फेमस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जब उनके ऊपर फिल्में बनी, उनके ऊपर सीरीज़ बनी, नॉवेल्स लिखी गई, लोगों ने कई सारा डॉक्यूमेंटेशन किया, उसके बाद उनका नाम काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहता है, लोग उनके ऊपर काफ़ी बात करते हैं। लेकिन ये उस समय पर इतना बड़ा कुछ क्यों नहीं बना पाए दाऊद जैसा? क्योंकि दाऊद के एरा के समय के ही ये दोनों गैंगस्टर्स थे, ये कोई उसके पहले के या उसके बाद के नहीं थे। इसका सबसे बड़ा एक कारण ये रहा कि इन दोनों के पास ही कोई पॉलिटिकल कनेक्शन या पुलिस बैकिंग, या यूँ कहें कि पुलिस के कनेक्शन, जो पॉलिटिकल और क्रिमिनल और पुलिस नेक्सस है, वो नहीं था। इसका बड़ा कारण इस वजह से ये है क्योंकि दोनों ही अलग अलग कैरेक्टर्स थे। अगर आप एक तरफ मन्या सुरवे को देखें, एक बहुत ही अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का था, कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएट था, 78% मार्क्स लाया था, कई बार प्रभा देवी इलाके में लोगों की मदद करता था, जिस चौल में पहले रहता था वहाँ पे। लेकिन हुआ क्या कि जब क्राइम में पड़ा, इसके बाद वरदराजन मुदालियर से कुछ अनबन हुई। दाऊद इब्राहिम ने उसे टारगेट किया क्योंकि साबिर की मौत में उसका नाम आया था कि साबिर को जो ख़त्म किया उसमें पठान गैंग ने इसका यूज़ किया है, मन्या सुरवे का। ये सब चीज़ें हुई। इसके साथ ही वरदराजन के इलाके में काफ़ी ज़्यादा उसका एक वर्चस्व था, वो कायम होने लगा था। तो बताते हैं कि ये जो पहला एनकाउंटर किया गया भारत के इतिहास का, मुंबई अंडरवर्ल्ड के इतिहास का, उसमें मन्या सुरवे को ही चुना गया। और ये किस तरह से हुआ था उसके बारे में एक डिटेल्ड एपिसोड हमने आपको बनाया है, बताया है उसमें पूरा, तो वो आप देख सकते हैं। ये पूरा जो वीडियोज़ हैं उनमें आप सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। तो ये एक बड़ी चीज़ रही कि 1982 में जब पहला एनकाउंटर हुआ तो उसमें मन्या सुरवे को ही सबसे पहले पुलिस ने अपने नंबर पर रखा, नंबर 1 पे, क्योंकि उसके कोई भी
पॉलिटिकल रिलेशंस नहीं थे जिस तरह के वर्दा राजन के थे उस समय पर बन चुके थे। दाऊद इब्राहिम ने हमेशा से रखे, पुलिस के साथ में अपनी संबंध जो थे वो ठीक ठाक रखे। और काफ़ी बार ये कहा गया है कि मुंबई पुलिस के काफ़ी सारे ऐसे पुलिस वाले थे जो दाऊद के पेरोल पर काम करते थे। तो ये चीज़ यहाँ पे मनिया के साथ रही। माया डोलस की बात करें तो माया डोलस देखिए कभी भी कोई उतना बड़ा डॉन बनने वाली स्थिति में नहीं रहा। डोलस के बारे में बताते हैं कि बहुत ही शोबाजी में रहता था, गाली गलौज बहुत ज़्यादा करता था। उससे बेहतर दिलीप बुआ था। आप इन दोनों कैरेक्टर्स को अगर ध्यान से देखिए तो आपने कब नाम सुने मनिया सुरभि और माया डोलस? अगर आप क्राइम जर्नलिस्ट हैं या इस तरह की चीज़ें पढ़ते थे पहले से 2010 से पहले, तब तक आपने शायद, अगर आप नॉर्मल एक व्यूअर हैं या देखते हैं सिर्फ इनके बारे में जानना चाहते हैं, तब तक आपने 2010 तक इनका नाम सुना भी नहीं होगा, जबकि ये उसके पहले एग्जिस्ट कर चुके थे। बट आपने ये नाम सुने जब इनके ऊपर फिल्में बनी, जब इनके ऊपर नॉवेल्स लिखी गई, इनका जिक्र वहाँ पे किया, फिर आपने डॉक्यूमेंट सर्च करने शुरू किया, आर्टिकल्स देखने शुरू किए और अलग अलग नॉवेल्स किताबों को पढ़ना शुरू किया। तब आपको समझ में आया कि दाऊद इब्राहिम के अलावा भी ये मनिया सुरभि, माया डोलस, इस तरह के कैरेक्टर्स जो हैं वो रहे हैं अंडरवर्ल्ड के अंदर। लेकिन मूवी में जो दिखाया गया कि शूटर लोखंडवाला में, कि दिलीप बुआ एक सेकंड मैन की तरह दिखाया गया, फर्स्ट मैन जो था वो माया डोलस को दिखाया, लेकिन असल में बताते हैं कि दिलीप बुआ माया डोलस से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था और काफ़ी ज़्यादा बेहतर शार्प शूटर था। छोटा राजन का बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा था। डी कंपनी के लिए बहुत बड़े बड़े काम उसने किए। लेकिन माया डोलस क्यों कभी इतना बड़ा कुछ नहीं बन पाया, और उसका मनिया सुरभि से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि मनिया ने बाद में अपना गैंग बना लिया था। माया डोलस हमेशा डी कंपनी के लिए, दाऊद के लिए काम करता रहा। बाद में उसने जब अपना गैंग बनाया तो उसके बाद वो निशाने पर भी आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो थी 1991 में जो एनकाउंटर हुआ था शूटर लोखंडवाला, उसमें माया डोलस को, उसके 5 साथियों को मार दिया गया। और ये पहला ऐसा एनकाउंटर था जो फर्स्ट टाइम टेलीविज़न पर एनकाउंटर को उसको टेलीवाइज किया गया था, दिखाया गया था, टेलीकास्ट किया गया था। तो मेन रीज़न इनका रहा कि ये कभी दाऊद जैसे नहीं बन पाए, कि इनका कोई पॉलिटिकल बैकिंग, कोई पुलिस कनेक्शंस नहीं थे, किसी भी तरह सिस्टम में इनकी संलिप्तता नहीं थी, जिसकी वजह से अपना गैंग चलाते हुए क्राइम को ख़त्म करना मुंबई पुलिस के लिए भी ज़रूरी था। और बाकी पॉलिटिशियंस या जो इस तरह के इन्फ्लुएंशियल लोग जिनके आड़े ये आते थे, जिनके काम में दखल देते थे, इस तरह से अलग अलग सीढ़ियाँ बनती गईं। और एंड में ये 91 में और 82 में ये दोनों एनकाउंटर हुए, जिसमें दोनों ख़त्म किए गए। अब बात करते हैं कि आगे छोटा राजन जो था वो दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड कैसे बन गया। भाई सभी ये जानते थे कि दाऊद इब्राहिम के साथ शुरुआत से शकील जुड़ा हुआ था, सेम उसी इलाके में रहते थे, डोंगरी में ही इनका ये दोनों पले बड़े। राजन का तो एरिया भी अलग था जहाँ पे वो उसका जन्म हुआ, जहाँ पे वो आगे बढ़ा है, ब्रॉन एंड ब्रॉटअप उसका जो था। लेकिन फिर भी राजन क्यों राइट हैंड बना, शकील क्यों नहीं बना? देखिए, राजन के साथ में ये बताते हैं कि उसके जो काम करने के तरीके थे, जो उसकी प्लानिंग थी, दाऊद उससे इम्प्रेस हुआ था। छोटा राजन बड़ा राजन के गैंग का एक मेंबर था। बड़ा राजन की अब्दुल कुंजू से दुश्मनी थी, एक और गैंगस्टर। कुंजू ने जब बड़ा राजन की हत्या की, इसके बाद में 3 बार अटैम्प्ट किए गए छोटा राजन के द्वारा कुंजू को मारने के। तीनों बार फेल होते हैं अटैम्प्ट। लेकिन जो एक आखिरी अटैम्प्ट था उसमें उसने क्या किया था कि एक हॉस्पिटल में बैठकर प्लास्टर हाथ में लगाकर उसमें उसने जो पिस्तौल छुपाकर अटैक किया था। हालांकि इसमें भी कुंजू बच के निकल गया था, लेकिन ये जो अटैक था इसने ध्यान खींचा दाऊद इब्राहिम का, और उसके बाद में इसे बुलाया जाता है, गैंग में शामिल किया जाता है। गैंग में शामिल होने के करीबन 2 साल के बाद ही दाऊद को अपने एक बड़े दुश्मन को, समद खान को, पठान गैंग को एक तरह से ख़त्म करना था। उसका काम भी दाऊद ने 86 में समद खान के किलिंग का छोटा राजन को दिया। 19 गोलियां करीबन मारी गई थी समद खान को लिफ्ट से बाहर निकलते ही। ये सारा काम जो था छोटा राजन ने दाऊद के लिए किया। इसके अलावा मुंबई का जो, दुबई जाने के बाद मुंबई का जो होल्ड था वो छोटा राजन को देकर गया दाऊद इब्राहिम। 1 साल तक छोटा राजन मुंबई पे पूरा काम संभालता रहा दाऊद का। डी कंपनी जो थी बाद में अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुई थी, बाद में इसे इस्टेब्लिश करने का काम भी छोटा राजन को दिया गया। पहली बार उसने शकील को ना बुलाते हुए दाऊद ने 87 में राजन को दुबई बुलाया मुंबई से, वहाँ पे उसे शिफ्ट कराया अपने पास। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे उसे डी कंपनी को पूरा स्ट्रक्चर बनवाना था, वहाँ पे चलाना था, और यहाँ पे दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड बन जाता है छोटा राजन। साल 1988 में बताते हैं कि मुंबई में माया डोलस, दिलीप बुआ, इस तरह के गैंगस्टर्स को खड़ा किया छोटा राजन ही था इसके पीछे। इसके बाद एक बड़ा गैंग काम करता था उस समय पर दाऊद के विपरीत, अशोक जोशी गैंग। इसे पनवेल हाईवे पर ख़त्म करने में भी छोटा राजन की भूमिका थी। दुबई से बैठकर राजन ये सब कर रहा था और दुबई में बना रहा था दाऊद का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, डी कंपनी को कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर दे रहा था। यहाँ तक कि उसने होटेलियर्स से, मुंबई के अंदर जो बिल्डर्स थे, कॉन्ट्रैक्टर्स थे,
उनसे पैसे का लेन देन कैसे करना है, इसका एक पूरा एक सिस्टम बना दिया था, एक स्ट्रक्चर बना दिया था। और यहाँ तक कि ये भी बताते हैं गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन एजेंसीज जो थी उनसे भी वसूली ये लोग करते थे। तो ये जो वसूली का धंधा था उस समय पे भी करोड़ों में इनके पास में हर महीने पैसा आता था। ये सारी चीज़ें बनाने के पीछे राजन ही था, जो कि दाऊद का दिमाग कहा जाता था। लेकिन बड़ा सवाल अब ये खड़ा होगा और आप सभी के दिमाग में आएगा कि जब इतने करीबी थे तो फॉल आउट कैसे हुए, एक दूसरे से दूर क्यों हुए? इसका बड़ा कारण है जे हॉस्पिटल का शूट आउट। ये वीडियो जे हॉस्पिटल शूट आउट की आपके लिए हम पहले ही बना चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं नाम के साथ में, आपको मिल जाएगा। जे हॉस्पिटल शूट आउट पहला। दूसरा, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन। जब बाबरी मस्जिद को ढहाया गया उसके बाद 1993 बॉम्बे बम ब्लास्ट जो हुए, जिसमें दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया। कम्युनल कलर देखने को मिला गैंग के अंदर। राजन क्योंकि हिंदू था, दाऊद और उसके बाकी जो मुस्लिम सरगना थे, तहरीक इंतकाम नाम से इन लोगों ने एक मीटिंग की थी, इस मिशन को नाम दिया था। फिर टाइगर मेमन को भेजा जाता है RDX लेकर, क्लाशनिकोव राइफल्स लेकर, उसके पास रायगढ़ पोर्ट से स्मगलिंग कराई जाती है। और बाद में इन सब से दूर रखा जाता है छोटा राजन को। उसको जब ये बात पता चली, और जे हॉस्पिटल शूट आउट में उसने कोई प्रतिक्रिया उस तरह से नहीं दिखाई थी, क्योंकि दाऊद ने बाद में छोटा शकील और सौत्या को ये काम दिया, तो उन्हें ये, दाऊद को ये लगने लगा था कि राजन कहीं ना कहीं अब उससे उसका भरोसेमंद नहीं रहा है। और इसी के बाद ये बताया जाता है कि छोटा राजन डी कंपनी से अलग हुआ, क्योंकि उसको ये भनक पड़ चुकी थी कि उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, उसे दुबई में ही कहीं गायब कर दिया जाएगा। बताते ये हैं कि वो अबू धाबी गया, अबू धाबी में जाके इंडियन एम्बेसी पहुंचा, और उसके बाद कुछ एजेंसी के लोगों से, भारतीय खुफिया एजेंसी के लोगों से मुलाकात उसकी हुई। उसने कहा कि मुझे यहाँ से निकलना है, कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकालिए। फिर उसे दुबई से काठमांडू भेजा जाता है, वहाँ 1.5 महीने रहता है। काठमांडू से मलेशिया कोलालंपुर भेजा जाता है, और उसके बाद वहाँ वो रहना शुरू करता है। इस तरह से दाऊद इब्राहिम से छोटा राजन जो था वो हमेशा के लिए अलग हो चुका था। और ये दाऊद इब्राहिम की सबसे बड़ी गलती भी बताई जाती है कि ये वो गलती थी जिसने डी कंपनी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। एक तो 93 बम ब्लास्ट में जो दाऊद ने किया, उसकी वजह से क्रैकडाउन पूरे गैंग के ऊपर मुंबई के अंदर। दुबई से भागना पड़ा दाऊद को, पाकिस्तान ISI उसको ले गई, वहाँ पे अपने सेफ पैसेज में ले गई, और उसके बाद वहाँ पे सिक्योरिटी में रख भी रही है। तो ये किसी से भी बात छुपी नहीं है, आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन ये रीज़न था जिससे ये दोनों अलग हुए, और किस तरह से कम्युनल कलर जो था वो देखने को मिला मुंबई अंडरवर्ल्ड में। तो अब इस वीडियो के एंड पे हम बढ़ रहे हैं, अंत तक बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक रह जाता है कि आखिर मुंबई अंडरवर्ल्ड को ख़त्म कैसे किया गया, कैसे कुछ राजनेताओं ने, कैसे सरकारी मशीनरी ने काम किया, पुलिस ने अपना प्रॉपर काम किया, जिसके बाद अंडरवर्ल्ड को ख़त्म किया गया। देखिए, इसमें ये बताया जाता है कि पहले जब तक दाऊद यहाँ पे मुंबई में रहता था, उसके पहले तक पॉलिटिकल पुलिस क्रिमिनल नेक्सस, समझिए इस पूरे शब्द को, पॉलिटिकल पुलिस क्रिमिनल नेक्सस, ये चलता था, लगातार चल रहा था। लेकिन इसके बाद काफ़ी सारे इस तरह के चेंजेस हुए, जैसे कि हमने IPS YC पवार का आपको नाम बताया, उन्होंने वरदराजन के ऊपर 83 में किस तरह से क्रैकडाउन किया उस गैंग पे। उसके बाद जाके वरदराजन यहाँ से भागा, दाऊद इब्राहिम, जो यूसुफ पटेल था, हाजी मस्तान था, ये सभी इन्होंने अपने स्मगलिंग के धंधे बंद किए, और बाद में जाके अलग अलग एक्टिविटीज़ में लग गए। कोई पॉलिटिशियन बन गया तो कोई बिल्डर बन गया, इस तरह की चीज़ें हुई। लेकिन काफ़ी बार अलग अलग जो ऑफिसर्स आते रहे, कुछ इस तरह के पॉलिटिशियंस आते रहे, उन्होंने मुंबई अंडरवर्ल्ड को ख़त्म करने में अहम भूमिका निभाई है। मनोहर जोशी जो चीफ मिनिस्टर रहे, गोपीनाथ मुंडे और मनोहर जोशी जो कि एक चीफ मिनिस्टर थे, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे जब वो महाराष्ट्र के बने, इन्होंने अंडरवर्ल्ड को क्लीन करने में, पूरी तरह से साफ़ करने में मुंबई से बहुत बड़ी भूमिका निभाई, रोल प्ले किया 1995 से लेकर 1999 तक। इन सालों के बीच में 1999 में गोपीनाथ मुंडे जब वो डेप्यूटी CM थे, उस समय पर वो महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट मकोका लेकर आए। ये एक्ट जो था, इसके बाद मैसिव क्रैकडाउन जो था वो गैंगस्टर्स के ऊपर किया गया। सारे लिकर डेंस को, इलीगल आर्म्स की डीलिंग्स को, इनको ख़त्म किया गया। एक्सप्लोसिव का जो ट्रेड होता था, जो कि एक मेन सोर्स था इनकम का, स्मगलिंग की, जो फंडिंग की अंडरवर्ल्ड की, उसे ख़त्म किया गया। पुलिस को फ्री हैंड दे दिया गया कि अब आप शूट करने के लिए फ्री हैं। अगर आपको लगता है कि ये जो गैंगस्टर्स हैं ये कहीं हैं और आपको दिख रहे हैं, संलिप्तता अगर आप किसी की पाते हैं, तो आप फ्री हैं इस समय। ऑर्डर दिया डायरेक्ट कि पुलिस फ्री है शूट करने के लिए किसी को भी, यहाँ पे जो भी गैंगस्टर्स हैं। ये सारी चीज़ें की गई, और इसी की वजह से अगर आप देखते हैं तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो थे, प्रदीप शर्मा, दया नायक, सचिन वाजे, विजय सलस्कर जी, इन सभी का राइज हुआ। कई अलग अलग एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे जिनके नाम पर 100 एनकाउंटर,
130 एनकाउंटर, 112 एनकाउंटर, इस तरह के एनकाउंटर में नंबर्स इनके जाते थे। और ये वो नंबर्स हैं जो सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये गैंगस्टर्स हैं जिन गैंगस्टर्स को ख़त्म किया। एक एक नंबर आपको दिखाता है कि कितने गैंगस्टर्स यहाँ पे रहे, क्योंकि हर एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो कि खुद में ही बहुत सारे थे, और उनके नाम पर किसी के 50, किसी के 60, 70, 100, 112, 113 ऐसे एनकाउंटर थे। यानी इन्होंने कितने गैंगस्टर्स को यहाँ पे ख़त्म किया मुंबई में। और इस तरह से एक बड़ी भूमिका निभाई गई मशीनरी के द्वारा, पूरे पुलिस फोर्स के द्वारा, मुंबई पुलिस की, जिसने जाबाजी से काम किया और मुंबई अंडरवर्ल्ड को हमेशा के लिए ख़त्म किया। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। बहुत ही डिटेल्ड रिसर्च के साथ आपके लिए इसको हम लेकर आए थे, क्योंकि काफ़ी बार आप लोगों ने क्वेरीज़ ऐसी रखी हैं जिसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस थे उनके समाधान, सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल गए होंगे। आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे मुंबई अंडरवर्ल्ड को लेकर। तो आप इसे एक तरह से, इस वीडियो को आज की, सेव कर सकते हैं अपनी सिस्टम्स में एक नाम से कि ये अंडरवर्ल्ड इनसाइड वीडियो है। द अंडरवर्ल्ड इनसाइड इसका नाम आप रख सकते हैं। और ये सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन वो है, किस तरह से ये जो मुंबई अंडरवर्ल्ड था वो हमेशा काम करता रहा, उसके बाद में कैसे इसे समाप्ति इसकी हुई, आरंभ से अंत तक। एक तरह से ये वीडियो आपके लिए आज हमने बनाई। कैसी लगी बिल्कुल बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और भी क्वेरीज जो हों वो बताइएगा। बाकी मिलेंगे अब अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।